तो मैं हूं सीए सचिन किशोर और हम लेके आते हैं 2026 का पहले आईपीओ की एनालिसिस, जो कि 1071 करोड़ का गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है। एंड जीएमपी ऑलरेडी इसका 70% टच कर चुका है, बट कंपनी को एक भी पैसा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि ये 100% ऑफ फॉर सेल होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ भारत कोकिंग कोल की, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट कोकिंग कोल प्रोड्यूसर है। 58.5% मार्केट शेयर है इनके पास। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा, इसमें क्लियर हो जाएगा आपको क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग। आइए डिकोड करते हैं 1071 करोड़ के आईपीओ को। स्टार्टिंग विद द बेसिक डिटेल्स, जो आईपीओ का डेट रहने वाला है वो आपका होने वाला है 9 जैन से लेके 13 जैन तक। आपको जो इसमें अलॉटमेंट मिलेगी वो आपको 14 जैन को इसमें अलॉटमेंट मिल जाएगी। इस डेट को ही आपको पता चल जाएगा क्या आपको इसमें शेयर्स मिलेंगे या फिर आपके अकाउंट में पैसे वापस आने वाले हैं। एंड जो इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग रहने वाली है वो होने वाली है 16 ऑफ जनवरी को। प्राइस बैंड 21 रुपए से 23 रुपए होने वाला है। छोटा आईपीओ, प्राइस बैंड काफी ज्यादा ल्यूक्रेटिव होता है। एंड इसमें आपको 600 शेयर्स मिलेंगे। एंड जो मिनिमम आपका अमाउंट ब्लॉक होगा रिटेल कैटेगरी में वो होने वाला है 13,800 रुपए का। एचएनआई में सिमिलरली मिनिमम अमाउंट एंड मैक्सिमम अमाउंट आप यहाँ से देख सकते हैं। कोटा की बात करें तो क्यूआईबी के लिए 50% का कोटा रहने वाला है, वही एचएनआई के लिए 15% एंड रिटेल कैटेगरी में इनका 35% कोटा रहने वाला है। एंड दोस्तों बेस्ट पार्ट इसमें यह है कि 10% इन्होंने रिजर्व कर दिया है शेयर होल्डर्स के लिए। अगर आपको नहीं पता है शेयर होल्डर्स कोटा का मतलब, तो इसका सिंपल सा मतलब है 1/1/2026 तक अगर आपके पास कोल इंडिया का एक भी शेयर है तो आप शेयर होल्डर्स कोटा के लिए एलिजिबल हैं। एंड इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने नाम से फॉर से अगर आपका नाम एक्स है तो एक्स अब एक आईपीओ नहीं बल्कि दो आईपीओ लगा सकता है। एक उसका शेयर होल्डर्स कोटा में आईपीओ लगेगा, दूसरा रिटेल कैटेगरी में या फिर एचएनआई में। इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में वो एक सेपरेट आईपीओ एक शेयर होल्डर्स कोटा में अपना आईपीओ अलॉट कर सकता है। बट शेयर होल्डर्स कोटा में जो मैक्सिमम कैपिंग है वो रिटेल वाली ही रहने वाली है। दैट मींस कि आप मैक्सिमम 14 लॉट्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। एंड आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस कैटेगरी में अप्लाई करने से आपको अलॉटमेंट के चांसेस आपके इंक्रीज हो सकते हैं। ये आप जरूर नोट कर लो कि ये फ्रेश कैपिटल नहीं है। दैट मींस कि टोटल ऑफर फॉर सेल होने वाला है, तो नो एक्सपेंशन, नो फंडिंग प्रोजेक्ट। ये इन्वेस्टर कैटेगरी वाइज टोटल रिजर्वेशन है। अगर आप चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में डिटेल में देख सकते हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। आई विल आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। आइए अब समझते हैं कि भारत कोकिंग कोल करता क्या है। ये फाउंड हुई थी 1972 में। दैट मींस कि 53 इयर्स पुरानी कंपनी है ये। एंड इंडिया में स्टील बनाने के लिए कोकिंग कोल चाहिए, तो स्पेशल टाइप का कोल जो ब्लास्ट फर्नेस में यूज होता है। लाइक रेगुलर कोल से स्टील नहीं बना सकते हैं। और भारत कोकिंग कोल इस कोकिंग कोल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया में है। मार्केट अगर डोमिनेंस की बात करो तो 58.50% जो डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन होता है, मतलब आप ऐसे समझो कि हर दो में से 1 केजी कोकिंग कोल बीसीसीएल का ही है। एंड इनके पास काफी अच्छा स्कोप है। अगर ऑपरेशंस देखो तो झरिया झारखंड एंड रानीगंज वेस्ट बंगाल में इनके पास अच्छा खासा स्पेस है। माइनिंग नेटवर्क इनके पास 32 माइनिंग नेटवर्क्स है। एंड प्रोडक्ट्स एंड रेवेन्यू इनके पास लाइक 74 to 77% जो इनका टोटल रेवेन्यू आता है वो कुकिंग कोल डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। बैलेंस इनके पास वास कोल या फिर नॉन कुकिंग कोल जो कि यूज करते हैं पावर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में, उससे आता है। एंड जो इनके मेजर्स फायर है लाइक पावर इंडस्ट्री, उसके बाद इनके ओन वासरीज हो गए, स्टील सेक्टर हो गया, ये इनके मेजर बायर्स हैं। अगर हम एग्जांपल से देखें जैसे टाटा स्टील हो गया, जीएसडब्ल्यू स्टील को स्टील बनाने के लिए कुकिंग कोल चाहिए तो वो बीसीसीएल से इस खरीदते हैं। अगर बीसीसीएल ना हो तो इंडिया को एक्सपेंसिव इंपोर्ट कुकिंग कोल लेना पड़ेगा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जिसके लिए ट्रेड डिफिसिट बढ़ सकता है। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। एंड ये गवर्नमेंट आत्मनिर्भर पुश भी इनको मिलता है। लाइक बीसीसीएल को बूस्ट दिया जा रहा है अंडर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, सो रिड्यूस करता है इंपोर्ट, बूस्ट करता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो ये तो था इनके बिजनेस के बारे में, हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं। दैट ओवरऑल बिजनेस मॉडल जो मैंने अभी तक डिस्कस किया है। तो अब बात करते हैं नंबर्स की, और यहाँ पे आपको अच्छी स्टोरी देखने को मिलेगी। लेट्स चेक कि अगर आप इनका नेट सेल्स देखते हो तो सेल्स आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। 2021 से 2025 तक अच्छा ग्रोथ है। लेकिन अगर आप नंबर्स 2023 का ग्रोथ देखते हो एंड 2024 का तो आपको तो अपसाइड दिखेगा। बट 2024 से 2025 में यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिलता है। बट अगर आप टोटल इनकम अगर आप इनकी देखते हो, दैट मीन्स कि आप अगर इनका अदर इनकम वाला भी कंसीडर करते हो तो अदर इनकम के कारण इनका ओवरऑल आपको इनकम अप दिखेगा। बट वैसे नेट सेल्स इनका डाउन देखने को मिलता है। वही अगर प्रॉफिट की बात करें बॉटम लाइन पे, तो बॉटम लाइन 2021 में तो ये लॉस में थे, बट 2023 में 664.78 सीआर का प्रॉफिट था। 2024 में 1564.46 सीआर एंड 2025 में 1240.19 सीआर का है। मतलब 2025 में प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन देखने को मिलता है। मैं क्वार्टरली नंबर से कंपेयर नहीं कर रहा हूं सितंबर के, क्योंकि क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करना सेंस मेक करता है।
हमारे पास कंप्लीट आई ओवर इनके पीएनएल है। अगर आप मेजर रीजन देखते हो इनके प्रॉफिट डिक्रीज होने का, तो वन ऑफ द रीजन आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। तो दिस इज ओवरऑल पीएनएल। मूव करते हैं अगर बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में भी इनका अच्छा खासा करंट एसेट्स देखने को मिल जाता है, लाइक टोटल एसेट्स इंक्रीजिंग में ही है। बोरिंग्स इनकी ऑलमोस्ट जीरो चल रही है, बट इंटरेस्टिंग पार्ट 30 सितंबर 2025 में इनका 1559 करोड़ की बोरिंग देखने को मिल जाती है। तो दैट सीम्स स्ट्रेंज कि क्या ये टेम्पररी है क्या फिर कैसे रहने वाला है। नाउ वन ऑफ द कंसर्न इज कि इनका प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ था। तो प्रॉफिट डिक्लाइन के पीछे आप ऐसा समझ सकते हो कि मार्जिन तो डिसेंट है, ये जो लाइक ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो डिसेंट है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्टिल इज नॉट स्टेबल। सो दैट वन ऑफ द रीजन। अगर वैसे मैं डीप एनालिसिस करूँ कि प्रॉफिट क्यों डिक्रीज हुआ है, वन ऑफ द रीजन इज वॉल्यूम ड्रॉप एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस भी है। कुछ ऑपरेशनल चैलेंजेस भी है। हाई एम्प्लॉय कॉस्ट वन ऑफ द रीजन कि इनका क्यों है, क्योंकि वेजेस रिवीजन हुए थे, यूनियन प्रेशर था, डायरेक्ट इंपैक्ट इनके मार्जिन पे क्रिएट करता है। तो दैट्स द वन ऑफ द रीजन। एंड इनकी डिपेंडेंसी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स पे काफी ज्यादा है, तो वहां पे कॉस्ट को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एंड अगर मैं पॉजिटिव इंडिकेटर्स की बात करूँ तो टर्न अराउंड स्ट्रेटजी इनकी चल रही है। लाइक आप देखोगे 2021 में बीपीसीएल इज नॉट मेकिंग मनी, प्रॉफिट नहीं कर रहे थे। 2022 में भी ये स्ट्रगल कर रहे थे प्रॉफिट करने के लिए, बट नाउ कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रहा है, काफी मैनेजेबल है एंड रिटर्न रेशियो भी काफी देखने को अच्छा मिल रहा है। तो दैट्स अ गुड पार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव ऑफ बीसीसीएल। अगर बीसीसीएल की वैल्यूएशंस को चेक करें कि क्या 8.6x का जो पी डिमांड कर रहे हैं वो जस्टिफाइड है, तो आप अगर कोल इंडिया से चेक करते हो तो कोल इंडिया जो इनकी पेरेंट कंपनी चल रही है वो 6 to 7x के अराउंड चल रही है, प्रॉफिटेबल है एंड उनका प्रॉफिट स्टेबल भी है। एनएमडीसी जो कि आयरन और माइनिंग में है, उनका अगर आप देखते हो पी तो 10 to 12x पी है एंड प्रॉफिटेबल भी है वो भी। अगेन सेल इज अ स्टील कंपनी, टाटा स्टील इज अगेन स्टील कंपनी, सेल एंड टाटा स्टील दोनों 10 to 15x के अराउंड चल रही है एंड दोनों की प्रॉफिटेबल इज गुड। तो बीसीसीएल जो आपसे पी डिमांड करी है वो 8.6x के अराउंड है। तो अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो गिवन इनके पास मोनोपोली है, लाइक 58.5% मार्केट शेयर है, माय पॉइंट ऑफ व्यू वैल्यूएशन इज फेयरली प्राइस बट लाइटली ऑन एक्सपेंसिव साइड। तो लेट्स चेक हमारे पास इसमें क्या रिस्क रहने वाले हैं। रिस्क की बात करें तो मुझे जो मेजर रिस्क लगता है वो वर्किंग कैपिटल है। लाइक कोल इंडिया, लाइक कोल जो कोकिंग कोल का बिजनेस है वहां पे काफी ज्यादा कैपिटल इंटेंस होता है। सेकंड रिस्क आई कैन थिंक इट ऑफ की कंटीजेंट लायबिलिटी इनके आरएसपी में भी इन्होंने डिक्लेयर कर रखा है, डिस्क्लोज करा हुआ है इन्होंने कि इनके पास 3598 करोड़ के कंटीजेंट लायबिलिटी हैं, जो कि मोस्टली टैक्स डिस्प्यूट्स, लीगल केसेस, और अगर ये मटेरियलाइज हुआ तो 3x एनुअल प्रॉफिट गॉन। लाइक अगर अभी आप इनका एनुअल प्रॉफिट देखोगे तो एनुअल प्रॉफिट इज 1240 करोड़, जबकि इनका जो कंटीजेंट लायबिलिटी है जो इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है वो रहने वाला है, इनका जो करेंट प्रॉफिट है वो 1240 करोड़ है, बट इनका जो कंटीजेंट लायबिलिटी है वो है 3598 CR। अगेन इट्स टू ह्यूज। अगर ये मटेरियलाइज हुआ बाय एनी चांस तो 3x प्रॉफिट इनका गॉन है। अगर आधा भी होता है फिर भी इनका प्रॉफिट चला जाएगा। तो दैट्स अ ह्यूज रिस्क कंपनी के पास है। बट अगेन लेट्स सी कि इनका करंट जीएमपी क्या चल रहा है। ओवरऑल वी कैन थिंक इट ऑफ जीएमपी पर्सपेक्टिव से कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। अगर एज ऑफ टुडे जीएमपी देखते हैं तो जीएमपी इनका 50% एक्सपेक्टेड जीएमपी है एंड जो पोटेंशियल प्रॉफिट हो सकता है आपको 6900 पर लॉट हो सकता है। अगर आपको एक लॉट भी अलॉट हुआ तो अप्रोक्स 7000 का प्रॉफिट डेफिनेटली बुक करने वाले हो। तो दैट्स अ गुड थिंग कि अगर हमारे पास लिस्टिंग इन मिल रहा है तो लिस्टिंग इन पर्सपेक्टिव से आई कैन थिंक कि इसमें अप्लाई करना इज अ वेरी गुड डिसीजन फ्रॉम लिस्टिंग गेन पर्सपेक्टिव। बट फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म आई कैन थिंक कि अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेट द शेयर कम टू इट्स एक्चुअल वैल्यू, और मेरे हिसाब से अभी इसका प्राइस ड्रॉप हो सकता है आईपीओ में लिस्ट होने के बाद, एंड उसके बाद इन्वेस्ट करना इज अ गुड डिसीजन। एंड प्लीज नोट जीएमपी काफी वोलाटाइल होता है एंड अनऑफिशियल होता है, जीएमपी चेंज भी हो सकता है, तो जीएमपी इज नॉट गारंटी ऑफ लिस्टिंग इन। सो ये फर्स्ट आईपीओ होने वाला है 2026 का, इसलिए इस पे एक्स्ट्रा अटेंशन भी है। सेकंड थिंग इज पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट थीम है एंड थर्ड मोनोपोली बिजनेस होने वाला है। डिविडेंड यील्ड काफी एक्सपेक्टेड है एंड लो रिटेल इन्वेस्टमेंट है, लाइक 13,800 से, तो काफी ज्यादा एप्लीकेशन इसमें आने वाले हैं एंड जीएमपी डेफिनेटली काफी अच्छा रहने वाला है। क्वेश्चन होगा कि हमें किसमें अप्लाई करना चाहिए। अगर आप देखते हो तो एचएनआई कैटेगरी में 15% आपको अलॉटमेंट मिल रहा है, रिटेल में 35%, क्यूआईबी में 50%। क्यूआईबी में अपन अप्लाई नहीं कर सकते, तो बचा रिटेल एंड एचएनआई। तो आई थिंक एचएनआई में अप्लाई आपको करना चाहिए अगर आपके पास शेयर होल्डर्स कोटा है। तो शेयर होल्डर्स कोटा से आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करो एंड एचएनआई से आप अपने नॉर्मल कोटा से। बट अगर आपके पास शेयर होल्डर्स कोटा नहीं है, आप सिर्फ किसी एक कोटा में अप्लाई कर सकते हो, तो रिटेल कोटा में। अगर आप मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करना चाहते हो तो बेटर है कि मल्टीपल अकाउंट से रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करो एंड एचएनआई दोनों में मिक्स अप्लाई करो, जिससे कि आपका चांसेस काफी हाई हो कि आपको अलॉटमेंट मिले। एंड एचएनआई में भी
आई वुड सजेस्ट कि आप स्मॉल HNI में अप्लाई करो एंड 1 लॉट वुड बी सफिशिएंट फॉर ईच कैटेगरी, क्योंकि अगर आपको अलॉटमेंट मिलनी होगी तो एक लॉट में भी मिल जाएगी, नहीं मिलनी होगी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें डेफिनेटली लॉटरी सिस्टम जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन वेरी वेरी हाई दिखने वाला है गिवन। मैं आपको रीजन बता चुका हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट IPO होने वाला है साल का, तो इसको काफी ज्यादा अटेंशन भी मिल रहा है। तो यस दैट ऑल फ्रेंड, अगर आप अभी तक भी वीडियो देख रहे हो तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया हो। आप इस वीडियो पे लाइक एंड कमेंट करना ना भूले। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस।